ऐसा कहा है तो उन्हें कांग्रेस से त्याग पत्र देकर मोदी की पार्टी उनके यहाँ गुजरात में ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मामले ने तूल पकड़ा तो मीडिया ने बेंगलुरु में जयराम रमेश से उनकी सफाई जानने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। Chaturvedi has said that if the honorable minister is so scared, he should join the BJP, which called the Congress party. Okay. जयराम रमेश चुप हैं। जाहिर है पत्रकारों के सवाल उनको तीर की तरह लग रहे हैं, लेकिन उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। पहला सवाल यही कि क्या रमेश मानते हैं कि मोदी वाकई 2014 चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं, और क्या रमेश के साथ साथ कांग्रेस भी ये बात बखूबी समझ गई है कि 2014 चुनाव में पार पाना है तो मुकाबले को नरेंद्र मोदी से ही तय करना है। जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के लिए चुनौती क्या बताया, वो अपनी ही पार्टी के निशाने पे आ गए हैं। दरअसल जयराम रमेश देश की सियासी हवा और जनता के मर्म को अच्छे से समझते हैं। ऐसे में उनका ये बयान वाकई चौंकाने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। इस रिपोर्ट के बाद तो वाकई में मीम अफजल साहब की प्रतिक्रिया सबसे पहले जाननी होती, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत है, उनसे हम तुरंत संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संबित जी, आप लोग क्या अब इसे अपने लिए एक बधाई का पात्र मानेंगे? जयराम रमेश कहते हैं कि मोदी एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए, और उनकी पार्टी ही उन्हें यह नसीहत देती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मोदी इतने बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं तो जाकर उन्हीं के साथ खड़े हो जाइए। बिल्कुल अजय जी, सही बात है कि वहां भी धमाचौकड़ी मची हुई है, और जिस प्रकार से धरातल उनके लिए भी खिसकता नजर आ रहा है, आपस में टकराव हो रहा है, यही दिखा रहा है कि किस प्रकार का चैलेंज वास्तविक रूप में नरेंद्र मोदी हैं। और इसके पीछे का कारण हमें जानना होगा, क्यों ऐसा है। आप देखिए, जिस प्रकार एक अंडर अचीवर प्राइम मिनिस्टर आज देश के सेंटर में है, एक वैक्यूम बना है, तो स्वाभाविक रूप से एक अचीवर प्राइम मिनिस्टर को वहां लाके लोग देखना चाहते हैं। और जिस प्रकार का अचीवमेंट मोदी जी कर रहा है, यह बहुत स्वाभाविक है कि यह वैक्यूम कांग्रेस ने दिया है, जिससे तो आज मोदी जी फिल कर रहे हैं। एक तरह से अपने लिए बधाई मान रहे हैं। लेकिन राजीव रंजन जी, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं जो आज हमारे पास कोई वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त नहीं है, वरना उनसे भी हम इस बारे में चर्चा जरूर करते, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक हैं जो ये मानते हैं कि दरअसल जो अनबन है जेडीयू और बीजेपी के बीच में, जिस बात को लेकर, वो दरअसल दो व्यक्तित्व का टकराव है। एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी। क्या ऐसी सूरत है? क्योंकि नीतीश जी को तो आप भी बहुत करीब से जानते हैं। अजय जी देखिए, जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है, बराबर नीतीश कुमार जी ने गठबंधन के एक साझेदार दल के जिम्मेवार नेता के तौर पर जो उनकी जो जिम्मेवारियां रही हैं उनका निर्वहन किया है। और 17 वर्षों का अगर ये सफर इतने अच्छे तरीके से चला, जिसमें हम कई संसदीय चुनाव मिलकर साथ लड़े, राज्य में विधानसभा चुनाव हम लोगों ने सफलतापूर्वक लड़े, जनता की इच्छा के अनुरूप, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमने एक बिहार को एक मॉडल भी दिया। बिहार का मॉडल राजीव रंजन जी, आप दुनिया में चर्चा का विषय है। लेकिन उन्होंने विनम्रता के साथ कहा अजय जी कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, इसलिए कि ये गठबंधन धर्म की परिपाटी है, परंपरा है कि जो सबसे बड़ा दल होगा उसका, राजीव रंजन जी, उसके द्वारा नामित नेता को हम आपकी दलील सही है। माफ कीजिएगा, मैं बीच में रोक रहा हूं, दरअसल समय आज बहुत कम है, बहुत सारे सवाल भी हैं। इसका अगला चुनाव लड़ेंगे जी। अब देखिए, एक बात बताइए, ये कैसे होता है कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर आपके सहयोगी बने रहते हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ने की बात कही जाती है आपत्ति हो जाती है। लालकृष्ण आडवाणी के नाम पर कोई आपत्ति नहीं होती, जबकि एक जमाने में उन्हें सबसे बड़ा सांप्रदायिक चेहरा माना जाता रहा था। ये कहा जाता था कि हिंदुत्व का प्रतीक अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति है तो वह है लालकृष्ण आडवाणी। आज आपकी पार्टी में उन्हें लेकर कोई विरोध नहीं है, ऐसा क्यों? अजय जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और दिलचस्प भी है। पहली बात तो यह है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी एक सिंगल पार्टी की सरकार है। वहां हम उनके खिलाफ वहां लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। जनता दल बिहार के अलावे आज देश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ किसी भी राज्य में हमारा चुनावी समझौता नहीं है। बिहार के अलावे झारखंड में था, वो भी खत्म हो चुका है। गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों में हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन भी हम उनके खिलाफ लड़े हैं। मैं ये बात आपको इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं।
जी। जो बार बार भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई है। गुजरात में जी। हम उनके खिलाफ थे। जी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हम बिहार के हिस्सेदारी के आधार पर हैं। जी। और 2002 के दंगों के समय उनकी चुप्पी को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आरोप जी। हैं, जी। वो बिल्कुल ही अविश्वसनीय और गैर भरोसेमंद। इस तरह के बयानों का संज्ञान जनता इसलिए नहीं लेगी कि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राजधर्म की नसीहत राजीव जी, अब यही कैबिनेट की सामूहिक भावना। राजीव जी, यहीं पर विरोधाभास निकल जाता है। अब देखिए ना, आप उस समय कैबिनेट में शामिल थे नीतीश कुमार जी, और उसके बावजूद अगर और कुछ नहीं तो इस्तीफा दे देते। जी। उस वक्त उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसके बाद भी छोड़ दिए। 2004 में भी कुछ नहीं हुआ, 2009 में भी कुछ नहीं हुआ, और आज जब ऐसा लग रहा है कि आपके वोट बैंक पर उसका प्रभाव पड़ सकता है, मुसलमानों के ऊपर आपका वोट बैंक खिसक सकता है आपसे, तो आज आप इस मुद्दे को लेकर खड़े होते हैं। क्या ये अवसरवादिता नहीं है? ऐसा सवाल है नहीं, ये बिल्कुल अवसरवादिता नहीं है। ये एक, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को भी समझिए। मैं जो कहना चाहता हूं उसको समझिए। गठबंधन धर्म देश के कई राज्यों में, जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का फैलाव हो रहा था जी, तो कई राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले दल भी गठबंधन में थे जी। उसमें एक दल हमारा भी है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई राज्यों में चुनाव लड़ रहा था जी। और 2004 या 2009 हम देश के गठबंधन की अगुवाई के लिए, हमारे स्टैंड का मतलब था किसी राज्य में कौन मुख्यमंत्री होगा ये उस पार्टी को तय करना था। हमारी असहमति देश में एनडीए की अगुवाई कौन करेगा, ये हमारा सवाल है। चलिए, उनकी पार्टी के भी अगर कार्य समिति की बैठक को लेकर के जो बातें हैं, तो हमने इसलिए उसका विरोध किया है कि कहीं न कहीं देश की कमान दिए जाने चलिए, तो आप राज्य में एक दूसरे से भिड़ने को तैयार हैं। राज्य स्तर अलग है और राष्ट्रीय स्तर अलग है। हम आपके पास संबित जी आ रहे हैं, लेकिन उस बीच में एक और रिपोर्ट अपने दर्शकों के पास पेश ये सच है अजय जी। बिल्कुल सच है। हम आ रहे हैं आपके पास भी, वापस आ रहे हैं। संबित जी भी आपसे बात करना चाहते हैं, हम उनके पास भी आ रहे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट और उस बीच हम पेश कर दें। पटना में ऐसा लग रहा है कि तलवारें खींचती हुई दिखाई दे रही हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो लोग दवा करते हैं वो मरने की दुआ भी करते हैं। नीतीश कुमार जी बिना सोचे समझे एक शब्द नहीं कहते, उनकी इस बात का बड़ा प्रभाव होगा। संबित जी, आप ध्यान रखिएगा इसका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम दुआ भी दे रहे हैं, दवा भी दे रहे हैं, लेकिन कभी दगा नहीं देते हैं। अब ये तमाम भाषा का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन दवा, दुआ, दगा, इन सब के बीच में टूट एक सच्चाई दिख रही है। रिपोर्ट देखिए। जो हालात हैं वो कठिन है, और इस कठिन हालात से में क्या करना है इसके बारे में तो अब फैसला करना है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हालत कठिन है। नीतीश का कहना है कि गठबंधन बेशक पुराना है, लेकिन कठिन हालात में साथ चलना जरा मुश्किल है। मतलब साफ है कि गठबंधन की गाड़ी अब आगे नहीं चल सकती। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार पत्रकारों से बातचीत में शायराना हो गए और शेर के जरिए ही बहुत कुछ इशारा कर गए। इसके बारे में किसी ने ठीक ही कहा है, दुआ देते हैं जीने की, दुआ देते हैं जीने की, दवा करते हैं मरने की। दुश्वारी का सबब यही है। नीतीश ने कहा कि मौत की दुआ देते हैं, तो जवाब में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। पार्टी नेता शाहनवाज हुसैन का कहना है कि वो दुआ और दवा देते हैं, लेकिन दगा कभी नहीं देते। हम तो जिसे अपना साथी बनाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा है कि हम दुआ भी देते हैं, हम दवा भी देते हैं। हम जिसे दोस्त बनाते हैं उसे कभी दगा नहीं देते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी। मोदी के नाम पर शुरू हुई नाराजगी के बाद से जेडीयू अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन उनकी रोज रोज की बयानबाजी से बीजेपी के नेता शायद आजिज आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर चुनाव अभियान का कमान नरेंद्र मोदी के हाथ में दिया है, और नरेंद्र मोदी अगर लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान का नेतृत्व करेंगे, तो इसमें जनता दल यू का क्या लेना देना है। मोदी जी हमारे इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने हैं, इनको तकलीफ है। ये हमारे घर का अंदरूनी मामला है। हम क्या घर में बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, इनको उससे क्या मतलब है।
लेकिन जिस प्रकार की इन्होंने अभी परिस्थिति उठाई हुई है, मेरा पुनः अनुरोध होगा हाथ जोड़कर अपने नेताओं से कि आप लोग बड़े वरिष्ठ हैं, हमारे आदर्श हैं, आपने कर लिया जो आपने करना था, कृपया छोड़ दीजिए। हालत इधर भी खराब है, हालत उधर भी नाजुक है। जाहिर है ऐसे नाजुक वक्त में बड़े नेता मोर्चा संभालने आगे आए हैं। बीजेपी के मुखिया राजनाथ सिंह को उम्मीद है कि बिगड़ी हुई बात जरूर बनेगी। 15 साल का गठबंधन सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा सर? नहीं, हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि इतना पुराना रिश्ता जो जनता दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का है वो टूटे, कभी नहीं। तो बीजेपी चाहती नहीं कि रिश्ता टूटे, लेकिन अब दगा नहीं देने की स्थिति बन कहा रही है। संबित जी क्या करेंगे बताइए, बहुत ज्यादा रोष और गुस्सा है नीतीश जी का। देखिए, दवा दुआ दगा इनके बीच में कोई दावा तो नहीं कर सकता, मगर मेरे दिल का तो यही मन है कि ये रिश्ता जो 17 साल से हम निभा रहे हैं आगे भी निभाते रहेंगे। बिहार के जनता को हमने जिस प्रकार का एक परिवर्तनशील तो आप सरकार भरोसा दिया, क्यों नहीं देते हैं संबित जी? भरोसा दे दीजिए आज आप राजीव जी को कि आप नरेंद्र मोदी जी के संबंध में कहीं उनकी बातों को मान लेंगे। चलिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, तो मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। मैं राजीव जी को, हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड है, मैं 15 सेकंड ही लेता हूं। फिर देखिए, 2 विषय हैं। पहले तो राजीव जी ने और उनके पार्टी ने ये कहा कि बीजेपी तो सही है मगर नरेंद्र मोदी जो है वो कम्युनल है। मुझे ये समझ में नहीं आता, या तो पार्टी कम्युनल होती है या सेक्युलर होता है। आप पार्टी के अंदर से एक व्यक्ति को कम्युनल या सेक्युलर नहीं बना सकते, ये पहला विषय। दूसरा विषय है, देखिए, आधिकारिक रूप से पार्टी किसको पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करती है ये मैं नहीं बता सकता, मगर जो भी आज चल रहा है इसके 2 हिस्से हैं, एक घोषित और एक अघोषित। अगर घोषणा हमने नरेंद्र मोदी जी का केवल कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में किया है, तो एक अघोषित हिस्सा भी है, मूड ऑफ द नेशन, जो नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी देखना चाहिए। छोटी राजीव जी, सिर्फ 30 सेकंड, इससे ज्यादा वक्त नहीं है, एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, जो कुछ आप जानना चाहते हैं वो संबित पात्रा जी ने बता दिया है, जिसे वो आंतरिक मसला बता रहे थे, मूड ऑफ द नेशन के जरिए उन्होंने बता दिया। और मूड ऑफ द नेशन क्या है, बिहार के देश के कई राज्यों में हाल के दिनों आए चुनाव परिणाम ने उनको संकेत दे दिया है जी। ये आगे की यात्रा उन्हें मुबारक हो। मैं यही जानता हूं, ये देश के साथ छल है, बिहार की जनता के साथ छल है, और इस पाखंड को बिहार की जनता समझ चुकी है और इसका जवाब मौके पर देगी। राजीव जी, संबित जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ऐसा लगता है कि राजीव जी अपनी आखिरी टिप्पणी के साथ आपको बहुत ऑल द बेस्ट कह चुके हैं। संबित जी, अब तैयार कीजिए ऑल द बेस्ट की बातों को। हम इस चर्चा को खत्म करें इससे पहले आइए आपको दिखा दें आज का सवाल जो हमने पूछा था अपनी वेबसाइट पर। जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी को फांसीवादी कहा, क्या आप इससे सहमत हैं? इस सवाल पर काफी बड़ी प्रतिक्रिया आई है, लेकिन 27% लोग ही हैं जो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी फांसीवादी हैं, जबकि 73% ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं सोचते हैं या ऐसी उनकी सोच नहीं है। अब ये कितनी वास्तविकता है कितनी नहीं है, ये तो खैर वोट के साथ समझ में आएगा, लेकिन ये जो अभी हमारी वेबसाइट पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आई हैं वो हमने आपके सामने पेश किया। तो रुकते हैं कुछ देर के लिए और उसके बाद खरी खरी जिसमें श्री प्रकाश जायसवाल बताएंगे कि नरेंद्र मोदी कितने फांसीवादी हैं या फिर कितने सांप्रदायिक।